जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन परिवार की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, उस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे। क्या क्या चीज़ें इस नोटिफिकेशन में हैं, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है यूपीएससी के द्वारा, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया गया है। कब रिलीज़ किया गया है? 15 अप्रैल 2021 से। यानी इसके जो फॉर्म हैं असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया गया है आपका 15 अप्रैल 2021 को। यानी 15 अप्रैल 2021 से आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब अगर इसमें बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो उसके लिए लिंक जो आपको दिया गया है ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है http://www.upsconline.nic.in, यानी यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके आप इस नोटिफिकेशन को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन दिया गया है 5 मई 2021, यानी 5 मई तक ये जो आपके एप्लीकेशन हैं वो भरे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। इस नोटिफिकेशन में मैंने पहले से ही हाईलाइट करके रखा हुआ है। इसमें यहाँ पर दिया गया है लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विड्रॉल द एप्लीकेशन। क्या है लास्ट डेट? क्या है? 5 मई 2021 18 आवर, यानी 6 o'clock तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे 5 मई तक। ठीक है, अगर आपको फॉर्म भरने के बाद आप चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको फॉर्म विड्रॉल करना है, वो भी आप कर सकते हैं। उसकी डेट क्या है? 12 मई से और 18 मई तक आप फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, सपोज़ आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, तो आप अपना फॉर्म विड्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें, ये नोटिफिकेशन में सीधा लिखा हुआ है कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, यानी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। कितनी की नेगेटिव मार्किंग रहेगी? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नोटिस में आप देख सकते हैं, जो पोस्ट और नंबर ऑफ पोस्ट है वो किस किस के लिए है। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विल होल्ड अ रिटन एग्जामिनेशन ऑन 8 अगस्त, यानी डेट कब है आपकी? एग्ज़ाम की डेट क्या है? 8 अगस्त 2021 है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका कब कराया जाएगा? 8 अगस्त 2021 को। ठीक है, जो असिस्टेंट कमांडेंट की आपकी पोस्ट है वो ग्रेड ए या ग्रुप ए की पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपको जो इसके अंडर में कौन कौन सी फील्ड में आपको काम करने को मिलेगा? जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं आपकी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ केंद्रीय बल, ठीक है, और सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स जो औद्योगिक बल होता है हमारा, ठीक है, सीआईएसएफ। उसके बाद इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी, और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। पोस्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। 35 पोस्ट हैं आपकी बीएसएफ में, 36 पोस्ट सीआरपीएफ में, 67 पोस्ट सीआईएसएफ में, 20 पोस्ट हैं आपकी आईटीबीपी में, और 1 पोस्ट है आपकी एसएसबी में। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर बात करें टोटल वैकेंसीज़ की, टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं? 159 टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर। एग्ज़ाम सेंटर्स जो भी आपकी स्टेट में मेजर सिटी हैं वहाँ पर आपके एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अगरतला, अहमदाबाद, ऐज़वाल, ठीक है, बेंगलोर, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक। ठीक है, तो जो भी मेजर सिटीज़ हैं उसमें आपके जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं। इसमें से आपके प्रीफर्ड सेंटर पे आप एग्ज़ामिनेशन देने जा सकते हैं। वहाँ पे आप अपना सेंटर चूज़ करके वहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। चलिए अब आगे बात करें इस नोटिफिकेशन में, तो चीज़ें जो भी आपको पढ़ने लायक हैं वो मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है पहले से। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं इसमें? ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सबसे पहली चीज़ आपकी नेशनलिटी जो है वो आप इंडियन होने चाहिए, या फिर कुछ हद में आपके नेपाल और भूटान के भी कुछ रूल्स हैं उनके लिए, यानी नेपाल और भूटान के पर्सन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है, जो कि नोटिफिकेशन में पहले से ही दी गई है। दूसरा बात है आपका सेक्स, यानी आप मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, अगर एज लिमिट आपकी 20 साल मिनिमम एज और 25 साल मैक्सिमम एज, कब? 1 अगस्त 2021 को होनी चाहिए। ठीक है, 1 अगस्त 2021 को आपकी एज मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये जो एक लिमिट देख सकते हैं, 2 अगस्त 1969 से पहले आपकी जो है जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, और 1 अगस्त 2001 के बाद में आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, यानी 1 अगस्त 2001 से पहले और 2 अगस्त 1996 के बाद में आपका जन्म है, या इन दोनों डेट के बीच में आपका जन्म है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलता है एससी और एसटी के लिए, यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए।
3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और 5 ईयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको एक्स सर्विसमैन के लिए भी मिलता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, चीज़ें देखते हैं। नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया है इसमें मैंने बारीकी से पढ़ा है, उसके बाद मैंने आपके लिए चीज़ें निकाली हैं। इसमें से जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, एक बैचलर डिग्री जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपकी जो है सेक्शन 3 के अंडर ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी, ठीक है। ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 प्रोसेस करनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वो आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है। आप बैचलर होने चाहिए, इट मीन्स बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप पहले से ही असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर कार्यरत हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपना पोस्ट बदलें, जैसे कि अगर आप आईटीबीपी में सर्व कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सीआईएसएफ में सर्व करना, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप आईटीबीपी में पहले से ही कर रहे हैं जॉब, आईटीबीपी में जॉब कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि मैं जो है आप सीआरपीएफ में पहुँच जाएँ, ठीक है, सीआरपीएफ में जाने के लिए दोबारा से एग्ज़ाम दें, तो आप ये एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड भी मैं आपको आगे आने वाली जो नीचे है वो मैं डिस्कस करूंगा। नोटिफिकेशन में पूरा क्लियरली सब चीज़ दी गई हैं, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट है तो उसको बेनिफिट आपका उसको कब मिलेगा, जब आपका पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू होगा तब आपका उसको बेनिफिट मिलेगा। एग्ज़ाम के लिए जो आपकी फ़ीस रखी गई है उसकी बात करें तो 200 रुपये देना है। किसको देना है, जनरल को देना है, ठीक है, सिर्फ जनरल वालों को, और ओबीसी वालों को जो है फ़ीस देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें फीमेल्स सारी फीमेल्स जो हैं वो किसी भी कैटेगरी की हों उनके लिए कोई फ़ीस एप्लीकेबल नहीं है, और एससी और एसटी के लिए भी कोई फ़ीस एप्लीकेबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ें इस वीडियो में, देखते हैं। पहले मैंने बता ही दिया आपको अप्लाई कैसे करना है, ये वेबसाइट दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया हो, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन द एप्लीकेशन फॉर्म मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ही आप फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि बाद में रश हो जाता है वेबसाइट पर और आपको फॉर्म फिल करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो लास्ट डेट क्या है, 5 मई 2021 है। इससे पहले ही आप आई होप फॉर्म फिल कर देंगे, जिससे आप अपनी ड्रीम जॉब जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से पा सकेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर्विस एलोकेशन क्या है। सर्विस एलोकेशन मतलब आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो किस किस चीज़ों पे देनी है। सबसे पहले अगर आपने सपोज सीआईएसएफ को प्रायोरिटी दी है या फिर सेकंड नंबर पर आईटीबीपी को दी है, तो वो प्रेफरेंस आपके जो फॉर्म फिल किया जाएगा उसमें आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आप पहली प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, सेकंड प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो है सर्विस एलोकेशन ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में ही, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपका एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन होगा। कब कंडक्ट किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन, वो भी आपका यहाँ पर दिया गया है। 8 अगस्त 2021 को आपका जो है रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और चीज़ें अभी जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कोविड के चलते चीज़ें लेट हो रही, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए, पर यूपीएससी शायद ही इस चीज़ को डिले करेगा। 8 अगस्त 2021 को आई होप कि आपका एग्जामिनेशन हो जाए, ठीक है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 10 AM to 12 AM, यानी 10 से 12 बजे तक आपका पेपर 1, और पेपर 2 आपका जो है वो कब होगा, 2 बजे से और 5 बजे तक। एक ही दिन में आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 के 250 मार्क्स होते हैं, जिसमें 125 क्वेश्चन आते हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है और एक गलत क्वेश्चन के लिए आपके 1/3 यानी कि आप अगर बात करें तो 2/3 मार्क्स यहाँ पर आपके डिडक्ट हो जाते हैं टोटल मार्क्स में से, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं, ठीक है। दूसरा पेपर आपका होता है जनरल स्टडीज़, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है, जिसमें जनरल स्टडीज़, एसे और कॉम्प्रिहेंशन आता है। वो होता है आपका 250 मार्क्स का। डिटेल में इसको एनालिसिस करेंगे, अभी सिलेबस भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा नीचे, ठीक है। तो आप लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। तो इसमें सिलेबस भी मैंने डिस्कस किया है। यहीं पर अगर बात करें मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, आपको 100 मीटर्स की रेस अगर आप मेल हैं तो 16 सेकंड में, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 18 सेकंड में कंप्लीट करनी है। 800 मीटर्स की रेस मेल कैंडिडेट को 3 मिनट और 45 सेकंड में कंप्लीट करनी है। वहीं पर अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 4 मिनट और 45 सेकंड में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 3.5 मीटर्स लॉन्ग जंप करनी है। 3 चांसेस मिलेंगे, 3 चांसेस में से आपको किसी एक चांस में 3.5 मीटर मिनिमम आपको लॉन्ग जंप लगानी है। वहीं अगर फीमेल्स की बात करें तो 3 मीटर्स की लॉन्ग जंप आप इनके लिए एप्लीकेबल है। शॉर्ट पुट जो आपका गोला होता है उसका वेट क्या रहेगा, 7.26 kg। शॉर्ट पुट बॉल का जो वेट है वो 7.26 kg जो स्टैंडर्ड वेट होता है, उसी वेट को फेंकना कितनी दूर है, 4.5 मीटर्स मेल के लिए, और फीमेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है।
चलिए अब अगर आगे बढ़ें इस वीडियो में, देखें तो इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट 3rd नंबर पर, यानी 2 चीज़ें होने के बाद आपका फिजिकल, पहले आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका फिजिकल के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम कहते हैं, इसके भी आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे। 150 मार्क्स में से आपको जज किया जाएगा कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनल मेरिट आपके दोनों और तीनों पेपर्स को मिला के, यानी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और इंटरव्यू को मिला के आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जिसमें आपका जो है कट ऑफ वो प्रीवियस ईयर जो भी रहता है वो मैं एक अगले वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा कि स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे CISF जो बहुत सारे बच्चों की ड्रीम जॉब होती है, ठीक है, तो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है CAPF में, ठीक है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी ही बना दूंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन दिया गया होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में आ रहे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो पूरा दिया गया है। पेपर फर्स्ट का सिलेबस यानी क्या क्या पेपर फर्स्ट में पूछा जाना है, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में पहली चीज़ आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या आपके क्वेश्चन रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पर पुट किए जाएंगे, ठीक है। यानी बेसिकली अगर सीधी बात में समझें तो मैथ और रीजनिंग यहाँ पर, अर्थमेटिक और रीजनिंग आनी है, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन आपका जनरल साइंस का है, जिसमें आपके जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर पूछी जाएगी। थर्ड अगर बात करें करंट इवेंट एंड नेशनल जो है आपका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है सीधी बात करें तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। फोर्थ नंबर पर आपको दिया गया है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, यानी इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन यहाँ पर पुट किए जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया और जियोग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन यहाँ पर पुट किए जाएंगे, यानी 125 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स तरीके से आएंगे, जिसमें आपको इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री भी, इंडियन हिस्ट्री की बात करें यहाँ पर सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पूछा गया, वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पर नहीं पूछी जाएगी। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी पूरे वर्ल्ड की पूछी जाएगी आपसे। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी आपसे पूछी जाएगी, करंट इवेंट पूछे जाएंगे, आपका मैथ पूछा जाएगा, जनरल साइंस पूछी जाएगी, ठीक है। ये पेपर फर्स्ट में 125 क्वेश्चन रहेंगे, 250 नंबर के रहेंगे। सेकंड अगर बात करें पेपर 2 जो जनरल स्टडी और कॉम्प्रिहेंशन का, इसमें क्या क्या होता है आपका ऐसे क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर्ड इन अ लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म ईदर और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं, जिसको आपके 80 मार्क्स के लिए आपको एक ऐसे, यानी यहाँ पर कुल आपको 4 ऐसे लिखने होंगे, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें सेकंड की तो इसमें क्या दिया गया कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, और जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो चेक करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन, पेसिव राइटिंग, ठीक है, वो चीज़ें आपको दी जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर के लिए, ग्रामर को चेक करने के लिए ये आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 120 मार्क्स का। इसमें आपको ध्यान देना है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। पार्ट बी आपका जो इसमें है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। पार्ट 1 जो पार्ट ए है आपका ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी में आप ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। ये तो चीज़ें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन जो आपको रिलीज़ किया हुआ है वो मैंने आपको दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको जो है आपकी OMR सीट फिल करनी है। सब चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको डिस्कस कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर बात आई फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर्स मेल और 57 सेंटीमीटर्स तक की वुमेन जो हैं, इससे कम की वुमेन अप्लाई नहीं कर सकती। इससे ज़्यादा हाइट की वुमेन्स भी 157 जो स्टैंडर्ड हाइट होती है मैक्सिमम बच्चों की होती है, तो लगभग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। चेस्ट आपकी मेल कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर्स मिनिमम होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका चेस्ट का एक्सपेंशन जो है मिनिमम 5 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, कभी कभी चेक कर दिया जाता है, वैसे मोस्ट ऑफ केसेस में चेक नहीं किया जाता है। और ठीक है, वेट की अगर बात करें तो मिनिमम जो वेट आपका है वो 50 kgs मेल के लिए और 46 kgs जो है फीमेल के लिए होना चाहिए। हालांकि हाइट वेट का रेशियो जो है वो एक स्टैंडर्ड होता है, वो होना चाहिए आपका, लेकिन मिनिमम आपका 50 kgs होना चाहिए, ठीक है। आई जो आपका आई साइट है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है डिस्टेंट आई जो है आपकी 6/6 से 6/9, ठीक है, या फिर 6/6 12 से 6/9, यानी वो साइज़ में अगर 6/12 है और चश्मा लगा के 6/9 तक हो जाती है तो आपकी, ठीक है, सही मानी जाएगी। नियर विजन N6 करेक्ट है और N9 अनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो N9 है वो वॉर साइज़ के लिए है, यहाँ पर इससे अगर N9 से ज़्यादा होगा तो आप एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ग्लास और लैसिक सर्जरी
अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपकी लेसिक सर्जरी हुई है तो लेजर सर्जरी जिसको बोलते हैं वो भी अगर करवाई है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर -4D से +4D आपको मायरोपिया और हाइपोमायरोपिया दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें आप सब देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं। ये सब चीज़ें आपकी नोटिफिकेशन में ही दी गई हैं। सेकेंडली बात करें अगर कैरी एंगल की, बहुत सारे बच्चों में होता है जिनके एंगल होता है 15 डिग्री से ज़्यादा अगर मेल्स में है और 20 डिग्री से ज़्यादा अगर फीमेल में है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ईयर भी आपके जो नॉर्मल होने चाहिए, किसी भी तरीके की कोई बीमारी कान में नहीं होनी चाहिए, नाक में किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ENTs आप करवा सकते हैं, नोज़ और नेक टीथ वगैरह। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद बात करें अगर क्रोनिक स्किन डिसीज़ेज़ हैं और वेनिकुलर डिसीज़ हैं, इस तरीके की कोई डिसीज़ आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जनरल स्टैंडर्ड नॉर्मली एक कैंडिडेट को जो होना चाहिए उसकी फिलफुल करना ही चाहिए। इस चीज़ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। चलिए, अब अगर बात करें टैटू की, तो टैटू भी यहाँ पे परमिटेड है पर कुछ केसेस में। ठीक है, यहाँ पे साइज़ वगैरह दिया गया है कि टैटू की साइज़ क्या होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ टैटू का स्टैंडर्ड जो भी है। ठीक है, तो टैटू के लिए भी एक पर्टिकुलर वहाँ पर दिया गया है कि इतने साइज़ से इतने साइज़ का टैटू होना चाहिए, तो वो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नोटिफिकेशन मैंने आपको पूरा बताया। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो के बाद आगे आने वाली वीडियो जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करूं सिलेबस का और एग्ज़ाम पैटर्न का, उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। जो बच्चे CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो ये फॉर्म ज़रूर से फिल करना चाहिए। साथ ही साथ अगर FCAT की प्रिपरेशन भी आप कर रहे हैं तो भी इस फॉर्म को एक बार फिल करके एग्ज़ाम ज़रूर दें, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आ रहे बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो भी हैं उन पर आकर फॉलो करना चाहते हैं तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।